Good morning, students. Good morning, students. Today we will start our chapter number 10th, government budget and the economy. As you know that every year government put its budget in February, Parliament for the approval of the Parliament. Government budget is an annual financial statement, financial performance of government for last 1 year कि उन्होंने लास्ट 1 ईयर के अंदर कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेप्स लिए हैं, कौन कौन से फाइनेंशियल अलोकेशन ऑफ रिसोर्स क्या है, फाइनेंशियल का सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से थी, और इन फ्यूचर में नेक्स्ट ईयर की फाइनेंशियल प्रोग्राम्स एंड प्लानिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट आर रिप्रेजेंटेड इन बजट. बजट इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज़ फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है गवर्नमेंट की बजट, जिसके अंदर हम नेक्स्ट ईयर के अंदर कौन कौन सी फाइनेंशियल प्रोग्राम्स और पॉलिसी बनाने वाले हैं, जिससे कि हम हमारी इकोनॉमी को, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को और हमारी कंट्री के अंदर फाइनेंशियल सिस्टम, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को लागू करके हम हमारी इकोनॉमी को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे हम एम्प्लॉयमेंट, हाउ मैनी पीपल्स को हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं. तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट बजट इज़ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉर द नेक्स्ट ईयर इन फ्यूचर, फॉर द फ्यूचर, नॉट डिपेंड्स ऑन पास्ट परफॉर्मेंस एंड पास्ट इंफॉर्मेशंस एंड सोर्सेज, बट दिस स्टेटमेंट इज़ for the next financial year, for the future. Financial performance, as regarded financial performance of government, it is more like a description of what happened during the last 1 year. पिछले साल क्या हुआ था, but focus is placed on the next financial year या in future. What types of programs, how which policies should be out so that we can welfare our society, welfare our economy, we can growth our economy, we can increase the investment. All of these are considered while making the budgets. Budget, as you know that budget is a statement of expected receipt and expenditure of government that reveal budgetary policy to achieve the twin objective of growth with stability. देखो भाई, बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर दो पार्ट होते हैं, जिसके एक कॉइन के जैसे 2 साइड होती हैं, इसी तरह एक बजट के 2 पार्ट्स होते हैं. एक रिसिप्ट साइड होती है और दूसरे एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स होते हैं, एक्सपेक्टेड रिसिप्ट और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर. सपोज आपकी फैमिली, आप सपोज करो आपके फैमिली का बजट बनाना है आपके, तो आप अपने मम्मी या पापा से पूछिए हाउ दे विल मैनेज द एक्सपेंडिचर एंड फाइंड आउट द सोर्स ऑफ इनकम. सपोज you have 1 लाख रुपीज़ इनकम ऑफ द मंथ. आपके 1 लाख इनकम ऑफ सोर्स कौन से होंगे, आपको मनी के रिसिप्ट कौन कौन से होंगे, मनी किस किस सोर्स से रिसीव होगा भाई, जॉब से, बिजनेस से, प्रॉपर्टी को रेंट से, प्रॉफिट से, इंटरेस्ट से, बैंक से इंटरेस्ट मिलता है. ऑल दीज पार्ट विल बी रिसिप्ट. एंड व्हाट विल बी योर एक्सपेंडिचर, यू हैव टू मैनेज योर एक्सपेंडिचर. आपके एजुकेशंस पे, आपके हेल्थ के लिए, हाउस के डेली नीड्स के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, आप सेविंग के लिए, वो सारे आपके एक्सपेंडिचर्स कंसिडर जाते हैं. तो बजट इज़ ए स्टेटमेंट विच इज़ एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर या फॉर द फ्यूचर, so that we have to manage more and more saving and investment. So ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट इज़ ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, कि हमारी इकोनॉमी कंटिन्यूसली क्या करते रहे, ग्रोथ करते रहे, उसके अंदर ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं होना चाहिए, ना ही रिसेशन होना चाहिए, ना इन्फ्लेशन होनी चाहिए. विद स्मूथली हमारी इकोनॉमी स्मूथली एक सूटेबल रेट ऑफ ग्रोथ से क्या करते रहे, इम्प्रूव करते रहे, चलते रहे. अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट. बजट का मीनिंग आपको समझ में आया, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ. बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है विच इज़ शो एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, दैट फॉर दैट गवर्नमेंट मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम एंड पॉलिसीज सो दैट गवर्नमेंट कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विद स्टेबिलिटी. बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो हमारे एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स और रिसिप्ट्स का लेखा जोखा प्रोवाइड करती है.
और गवर्नमेंट उसके लिए डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम बनाती है जिससे कि हम हमारी इकोनॉमी को एक अच्छी रेट से ग्रोथ करा सके, हमारे इकोनॉमी के अंदर अच्छी रेट से इन्वेस्टमेंट हो सके, फॉरेन FDI आ सके और हमारी इकोनॉमी स्मूथली रन करती रहे। दैट इज़ कॉल्ड बजट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट। बजट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? देयर आर मोस्टली 7 ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट। बजट्स के 7 ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। ऑब्जेक्टिव्स मतलब होता है गवर्नमेंट बजट बना के क्या अचीव करना चाहता है, गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है, गवर्नमेंट बजट बनाने के पीछे क्या रीजन्स है। उसमें सबसे पहला है GDP ग्रोथ। गवर्नमेंट बजट बनाते टाइम 2 टाइप्स की पॉलिसीज़ बनाती है कि हमें हमारे जो इन्वेस्टमेंट के एक्सपेंडिचर्स वो हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों पे ध्यान देती है कि दोनों एक हाई रेट से क्या करने चाहिए, बढ़ने चाहिए। देखो जैसे इन्वेस्टमेंट होगा तो इंडस्ट्रीज स्टार्ट होंगी, इंडस्ट्रीज स्टार्ट होंगी तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों की इनकम लेवल इंप्रूव होगी, मार्केट के अंदर डिमांड क्रिएट होगी और उसे सप्लाई होगी, हमारी इकोनॉमी ज़्यादा रेट से क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। बट जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं वो किस चीज़ के लिए इन्वेस्ट करते हैं? सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग के लिए। बट गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर भी करती है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट की वेलफेयर के अंदर, सेफ्टी के लिए, पुअर पीपल्स के लिए, हमारे कंट्री के नेसेसरी थिंग्स वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। तो गवर्नमेंट बजट बना के प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर को इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करना चाहती है जिससे कि वो जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, जितना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, हम हमारी इकोनॉमी ज़्यादा रेट से क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। तो सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? GDP ग्रोथ की मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट इज टू इंक्रीज द ग्रोथ रेट ऑफ आवर GDP एंड विच इज़ पॉसिबल बाई 2 ways। फर्स्ट इज बाई मेकिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड सेकेंड इज बाई मेकिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम गवर्नमेंट कैसे बजट के अंदर इंक्रीज़ करवा सकती है? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तो भाई जहाँ पे प्रॉफिट होगा वहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ एक इन्वेस्टर्स को कुछ एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर टैक्स की छूट दे देती है, सब्सिडीज़ वगैरह दे देती है जिससे कि वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट है अलोकेशन ऑफ रिसोर्स। देखो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइवेट इंटरप्राइजेज होते हैं, प्राइवेट बिजनेस फर्म्स होती हैं, वो मोस्टली वहाँ इन्वेस्टमेंट करती हैं जहाँ पे उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, हाई रेट से प्रॉफिट मिलता है, वहीं प्रोडक्शन स्टार्ट करती है। बट बहुत सारे ऐसे सेक्टर होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट को अपने रिसोर्स को अलोकेट करना होता है, वो ज़रूरी होता है। जैसे सपोज सेफ्टी इक्विपमेंट्स और सेफ्टी ऑफ द कंट्री, परचेजिंग डिफेंस इक्विपमेंट्स। सेकंड सोशल वेलफेयर के लिए, पुअर पीपल्स को हेल्प करने के लिए। तो ये सारे अलोकेट रिसोर्स, देखो प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिट अर्निंग एरिया होंगे या जो इंडस्ट्रीज़ होगी उसमें प्रोडक्शन करेगा, और गवर्नमेंट ऐसे प्रोडक्शन के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, अपने रिसोर्स अलोकेट करता है जिससे सोसाइटी का वेलफेयर भी हो सके और हमारी कंट्री की सेफ्टी को भी ध्यान में रखा जा सके। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस इन मार्केट इकोनॉमी डू नॉट अलाउ इनफ प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स। देखो भाई मार्केट के अंदर हमें पब्लिक गुड्स के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, इसलिए उसका जो पब्लिक गुड्स होती हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। बट ये हमारे कंट्री की सेफ्टी एज वेल एज हमारे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। तो इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक गुड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। पब्लिक जैसे सब्सिडीज़ दी जाती है, गरीब लोगों को लो रेट से वो फूड ग्रेन्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। हमारे एनवायरनमेंट को, पब्लिक गुड्स होती है एनवायरनमेंट में प्योर एयर्स, सेफ्टी ऑफ एवरी हेल्थ वर्कर्स की सेफ्टी, ये सब पब्लिक गुड्स होती हैं। इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इनकी सप्लाई के अवेलेबल हो अकॉर्डिंग टू दी डिमांड्स। ठीक है, नेक्स्ट है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑफ वेल्थ का मतलब होता है गवर्नमेंट बजट्स के थ्रू जो अमीर लोग होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा रेट से टैक्स लगाती है, और दूसरे जो गरीब लोग होते हैं, जो BPL फैमिली से होते हैं, जिनके इनकम सोर्स कमज़ोर होते हैं, उनको सब्सिडीज़ दी जाती है, लो इंटरेस्ट रेट पे लोन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, जिससे उनकी इनकम का जो गैप होता है उसको क्या कम किया जा सके। देखो अगर सोसाइटी के अंदर इनकम गैप ज़्यादा हो गया तो वो सोशल वेलफेयर के लिए अच्छा नहीं होता है, और सोसाइटी को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, और उसका सोशल
जो हम संघर्ष कहते हैं, हम कहते हैं कि सोसाइटी के अंदर संघर्ष स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा और वो सोसाइटी के मोरल के लिए, उसके वेलफेयर के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इन बजट्स का मेन एम होता है कि इनकम और वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन करके जो इनकम और वेल्थ का गैप होता है उसको कम करना। सभी का इक्वल तो नहीं किया जा सकता, बस उसको एक लेवल पे क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। बैलेंस रीजनल ग्रोथ, देखो बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं हमारे इंडिया के अंदर, बहुत सारे ऐसे हिल एरियाज़ हैं, डेजर्ट एरियाज़ हैं, या जो नियर अबाउट टू पोर्ट्स हैं, या बहुत रेयर जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, वहाँ पे सभी लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते और वो एरिया, वो रीजन्स होते हैं वो पुअर और बैकवर्ड हो जाते हैं। बट गवर्नमेंट बजट्स के अंदर ऐसे प्रोविज़न किया जाता है कि अगर इन एरियाज़ के अंदर, इन रीजन्स के अंदर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको टैक्स में छूट दी जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट या लो रेट में प्रोवाइड की जाएगी, और वहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया जाता है कि वहाँ पे बनाए हुए प्रोडक्ट को गवर्नमेंट अपने बेस पे परचेज करेगी या उनको एक्सपोर्ट करने के ऊपर स्पेशल उसको छूट दी जाएगी, जिससे कि सभी एरियाज़ का क्या हो सके, ग्रोथ। तो बजट का एक और ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि बजट्स ऑब्जेक्टिव टू मेंटेन द बैलेंस ग्रोथ ऑफ एवरी रीजन्स, एवरी एरियाज़। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। बजट्स के अंदर ऐसी पॉलिसीज़ वगैरह प्रोग्राम्स क्रिएट किए जाते हैं जिससे कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनका इनकम लेवल इम्प्रूव होगा, इनकम लेवल इम्प्रूव होने के बाद उनकी परचेजिंग पावर इंक्रीज़ होगी, परचेजिंग पावर इंक्रीज़ होगी तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा और मार्केट के अंदर डिमांड ज़्यादा क्रिएट होगी और इंडस्ट्रीज़ के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। इंडस्ट्री में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो हमारी जीडीपी अच्छी रेट से क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट इज़ टू क्रिएट मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ सो दैट आवर people's welfare can be improved, industry will be improved, many programs start in budgets like that मनरेगा, employment guarantee, employment programs and skill development programs। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं या उनके बारे में बताया जाता है कि हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये प्रोग्राम्स लॉन्च करेंगे जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट है इकोनॉमी स्टेबिलिटी। मार्केट के अंदर या इकोनॉमी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो साइकिल्स, ट्रेड साइकिल्स आती रहती हैं, लाइक दैट रिसेशन, डिप्रेशंस, बूम, रिकवरी। या तो मार्केट के अंदर बहुत अच्छी रेट से ग्रोथ करते रहते हैं कि भाई अच्छे रेट से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जीडीपी एक 6 to 8 या 9% की रेट से ग्रोथ कर रही होती है। बट कुछ एक रीजन से मार्केट के अंदर रिसेशन भी हो सकता है, मार्केट के अंदर डिफ्लेशन भी हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट डिफ्लेशन के टाइम पे ऐसी पॉलिसी बनाई जाती है जैसे टैक्स रिबेट्स वगैरह दी जा सकती हैं, जैसे उनको कुछ चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी का या टैक्स का रिबेट दी जा सकती है। जैसे सपोज करो इसी टाइम कोविड-19 के टाइम पे मार्केट के अंदर इतनी अच्छी रेट से जीडीपी ग्रोथ नहीं कर रही है, इंडस्ट्रीज़ में वर्क नहीं चल रहा है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न करेगी नेक्स्ट बजट के अंदर जिससे कि हमारी इकोनॉमी को फास्ट रेट से क्या किया जा सके, स्टार्ट किया जा सके। इसके लिए हमें गवर्नमेंट द्वारा डिफरेंट पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जाती हैं जिससे कि इकोनॉमी एक स्टेबल रेट से ग्रोथ कर सके। दिस इज़ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट्स सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर इकोनॉमी विद ग्रोथ विद स्टेबिलिटी या हाई रेट से हम हमारी इकोनॉमी को क्या कर सकें, ग्रोथ कर सकें। ये तो थे भाई डेफिनेशन ऑफ आवर बजट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट। नाउ व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बजट? स्ट्रक्चर मीन्स कंपोनेंट, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ बजट। बजट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, बजट कैसे स्टार्ट किया जाता है और बजट की कौन कौन से पार्ट्स में मैंने बताया था बजट, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ बजट, बजट रिसिप्ट्स एंड द सेकंड इज बजट एक्सपेंडिचर। फर्स्ट पार्ट इज व्हाट आर द एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स। बजट्स का 2 पार्ट्स मैंने बताया था, एक कॉइन के जैसे 2 पार्ट्स होते हैं, इसी तरह एक बजट के 2 पार्ट्स होते हैं, बजट रिसिप्ट, सेकंड बजट एक्सपेंडिचर। सिंपली मैं नेक्स्ट टेबल के अंदर आपको शो किया गया है, यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर ऑफ बजट के अंदर दिखाया गया है बजट रिसिप्ट और सेकंड है बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसिप्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रिवेन्यू रिसिप्ट और दूसरी कैपिटल रिसिप्ट। इसी तरह बजट एक्सपेंडिचर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेकंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हम सबसे पहले
दो बात तो हमें ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो, देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ बजट। मेजर तो कंपोनेंट होते हैं बजट के, क्या होते हैं, देयर आर टू मेन कंपोनेंट ऑफ बजट। फर्स्ट इज बजट रिसिप्ट एंड सेकंड इज बजट एक्सपेंडिचर। नाउ वी विल स्टार्ट बजट रिसिप्ट। देखो भाई, रिसिप्ट्स हमारे पास इनकम सोर्स होंगे तभी तो हमारे एक्सपेंडिचर होंगे, बट हमें फाइंड आउट करने हैं कि हमें किन किन सोर्स से हमें इनकम रिसिप्ट होगी और हमें कहाँ कहाँ किस किस एरिया के अंदर हमें एक्सपेंडिचर को बियर करना है। एक्सपेंडिचर टू टाइप्स के होते हैं, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। सबसे पहला हमारा बात आता है बजट रिसिप्ट्स का। बजट रिसिप्ट आर द एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। कि गवर्नमेंट के द्वारा एस्टिमेट लिया जाता है कि अगले आने वाले साल के अंदर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर गवर्नमेंट को किन किन सोर्स से मनी की रिसिप्ट होगी। उसके दो मेन सोर्स होते हैं, एक होता है कैपिटल रिसिप्ट और दूसरा होता है रिवेन्यू रिसिप्ट। सबसे पहला रिवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा कैपिटल रिसिप्ट। देखो एज पर देयर नेम मैं इनका डिफरेंस भी बताऊंगा बहुत अच्छे से आपको, बट सबसे पहले आपको ये देखना है कि व्हाट इज़ कैपिटल रिसिप्ट, व्हाट इज़ रिवेन्यू रिसिप्ट। सेकंड वी विल स्टडी द कैपिटल रिसिप्ट। देखो भाई, दोनों में दो मेन डिफरेंस होते हैं जो आपको इम्पोर्टेंट भी हैं और याद भी रखना है। ये एग्जाम में बहुत सारी बार पूछी भी जाती है। फर्स्ट इज दैट रिवेन्यू रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट मनी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट विच शो द फॉलोइंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो भाई, रिवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती हैं जो हमें ये शो करती हैं कि जिससे ना तो हमारी लाइबिलिटी क्रिएट होती है, लाइबिलिटी का मतलब इन फ्यूचर में हमें उसको पे करना है, उसके लिए हमें कोई कीमत चुकानी पड़ेगी, हमें उसको लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। रिवेन्यू रिसिप्ट एक ऐसी रिसिप्ट होती है जिससे कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती है और कोई भी हमारी एसेट्स की वैल्यू या उसका लॉस या हम उसका रिडक्शन नहीं होता है। दो मेन इंपॉर्टेंट थिंग आपको याद रखनी है। सबसे पहले रिवेन्यू रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट मीन्स कि हम वो सोर्स गवर्नमेंट को प्राप्त होने वाली रिसिप्ट जिससे ना तो हमारी लाइबिलिटी क्रिएट होती है कि इन फ्यूचर में हमें पे करना पड़ेगा, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, या गवर्नमेंट द्वारा लोन लिया गया इन फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। नो, रिवेन्यू रिसिप्ट होते हैं जिससे इन फ्यूचर में उसकी पेमेंट नहीं करेगी, उसके बदले में हमें कुछ नहीं देना पड़ेगा। सेकंड, गवर्नमेंट की ना तो एसेट्स रिड्यूस होंगी और ना ही गवर्नमेंट को उसका लॉस, एसेट्स का लॉस होगा, ना ही उसका शेयर कम होगा। बट ये सिर्फ रिसिप्ट होती हैं जो मैंडेटरी होती हैं और गवर्नमेंट के द्वारा उसको क्या किया जाता है, पे किया, गवर्नमेंट को रिसिप्ट होती हैं, गवर्नमेंट को उसके बदले में कुछ भी पे नहीं किया जाता है और गवर्नमेंट की एसेट्स रिड्यूस नहीं होती हैं। तो क्लियर हो गया भाई, रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होती हैं? दोज रिसिप्ट विच डज नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड डज नॉट रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड दे आर नॉट बर्डन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है भाई, दिस इज क्लियर। रिवेन्यू रिसिप्ट कौन सी, जिससे गवर्नमेंट के ऊपर ना तो कोई बर्डन आती है, ना ही गवर्नमेंट की कोई एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है। ठीक है भाई, ये तो हमारा सबसे पहला फंक्शन था। अब देखो रिवेन्यू रिसिप्ट। अब रिवेन्यू रिसिप्ट के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? रिवेन्यू रिसिप्ट के दो पार्ट्स होते हैं भाई। रिवेन्यू रिसिप्ट के कौन से पार्ट्स होते हैं? रिवेन्यू रिसिप्ट के दो पार्ट्स होते हैं। उसका सबसे पहला पार्ट होता है टैक्स रिसिप्ट और दूसरा होता है नॉन टैक्स रिसिप्ट। देखो भाई, टैक्स रिसिप्ट, टैक्स जब गवर्नमेंट को हम पे करते हैं तो उसके बदले में गवर्नमेंट हमें कुछ देती है? नो, हमारे एक कंपलसरी पेमेंट होती है, हमारी ये कंपलसरी पेमेंट होती है जो गवर्नमेंट को हम टैक्स पे करेंगे, बट उसके बदले में हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि गवर्नमेंट हमें इसके बदले में कुछ बेनिफिट देगा या हमें इंटरेस्ट देगा या हम उसकी पेमेंट नहीं कर सकें। दिस इज़ ए कंपलसरी पेमेंट विच इज़ वी हैव टू पे एंड वी कैन नॉट एक्सपेक्ट टू एनी टाइप ऑफ बेनिफिट्स और एनी टाइप ऑफ सर्विस फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये टैक्स जो एक रिसिप्ट होती है वो एक कंपलसरी पेमेंट होती है जो हमें गवर्नमेंट को करनी होती है, हाउस होल्ड्स को, इंडस्ट्रीज हाउसेज को, फर्म्स वगैरह को, इंस्टीट्यूशंस को, सभी को पे करनी पड़ती है। बट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी टाइप ऑफ प्रॉफिट, एनी टाइप ऑफ सर्विसेज फ्रॉम गवर्नमेंट बिहाफ ऑफ टैक्स। टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होती है जिसके पीछे ना कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है, ना ही हमारी सरकार की कोई एसेट्स की वैल्यू कम होती है। दैट इज कॉल्ड टैक्स रिसिप्ट। और टैक्स रिसिप्ट कौन, टैक्स के अंदर टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है टैक्स को। कौन सा भाई? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और भी इसके टाइप है, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, वैल्यू एडिड टैक्स, स्पेसिफिक टैक्स। ठीक है, ये सारे टैक्स की रिसिप्ट दे रखे हैं। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, स्टेट ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स, कस्टम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी। जीएसटी जो अभी लॉन्च हुआ था 2017 से, 1 जुलाई 2017 से ऑल ओवर इंडिया ये हमारे
कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारे टैक्स को इनमें मर्ज कर दिया गया है, जीएसटी लागू कर दी गई है, जिसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है भाई, दिस इज कॉल्ड आवर टैक्स विच इज यूज फॉर विच इज कंपल्सरी पेमेंट बाय द गवर्नमेंट by household, farms and institution, but we cannot expect any type of benefit, any type of services on the behalf of tax. Now the point is that types of tax can be divided broadly in three categories. First is progressive tax, progressive tax and regressive tax. Second is value added tax and specific tax. Third direct tax और indirect tax. सबसे फर्स्ट हमारा टैक्स है जो प्रोग्रेसिव टैक्स एंड रिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स इज ए टैक्स विच इज इम्प्लाइज बाय ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। जो लोग हाई इनकम वाले होते हैं उस पर हाई रेट से टैक्स पे किया जाता है, टैक्स लागू किया जाता है, बट दोज पीपल हु हैव द लो इनकम दे हैव टू पे द लो टैक्स। दिस इज एप्लीकेबल इन इंडिया। वी हैव प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम इन इंडिया। इंडिया के अंदर प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम होता है, डिफरेंट स्लैब्स होती हैं, इनकम लेवल के बेस पे हम टैक्स को डिवाइड करके उनको इनकम बेस के ऊपर टैक्स की स्लैब्स के बेस पे उन पे टैक्स इम्प्लीमेंट किया जाता है। लाइक दैट 0 to 2,50,000 देयर विल बी नो टैक्स, मोर देन 2,50,000 अप टू 5 lakh देयर विल बी 5% ऑफ टैक्स, आफ्टर दैट 5 to 750 lakh विल बी 15% tax. These are different slabs. As well as your income will be increased, you have to pay more and more taxes. This is called progressive tax. Next is called regressive tax. Regressive tax is a reverse system from progressive tax. In this tax system, we have to pay high tax on low level income, and we have to implement low rate of tax on high income level. This is tax system which is not a justified system of tax structure, but some countries follow this system. रिग्रेसिव टैक्स के अंदर जिसकी लो इनकम होती है उस पर ज़्यादा टैक्स पे किया जाता है, ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है, और जिसकी हाई इनकम होती है उसके ऊपर कम टैक्स लिया जाता है। बट इंडिया और डेवलपिंग कंट्री होती हैं उसके अंदर प्रोग्रेसिव टैक्स लागू किया जाता है। जिनकी इनकम लेवल ज़्यादा होती है उस पर ज़्यादा टैक्स इंप्लीमेंट किया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, टैक्स ज़्यादा रेट से पे करता है, और जिसकी लो इनकम होती है उस पर कम रेट से। ठीक है, और ये था इस टॉपिक का। नेक्स्ट टॉपिक का मैं इसी का सेकंड पार्ट आई विल डिस्कस लेटर। ओके, थैंक यू।